नमस्कार। इस मैनेजमेंट एनालिसिस चेकलिस्ट के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे 7 चेकलिस्ट बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो 80 से 90% कंपनीज यहीं से साइड में हो जाएगी। 80 से 90% कंपनीज, फिर आप इजीली बाकी कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं और डिटेल में जाने के लिए, और अपना एनालिसिस आप उन कंपनीज पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि आप सिंपली जो भी इस चेकलिस्ट को सबसे पहले अप्लाई करें किसी भी कंपनी पर, और यहीं से ज़्यादातर कंपनीज आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आगे और भी मैंने आने वाले लेक्चर्स में चेकलिस्ट बताई है, धीरे धीरे उनको फॉलो करेंगे तो आप सही कंपनीज की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहली चेकलिस्ट पर। तो हमारी सबसे पहली चेकलिस्ट ये है कि कोई भी जो कंपनी है वो किसी छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी स्कैम या फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो। उसके लिए आपको सिंपली एक सिंपल गूगल टर्म सर्च करनी है। ये आपका सबसे पहला चेकलिस्ट है क्योंकि यहीं पर कुछ कंपनी बाहर हो जाएगी। जैसे इंडिया बुल्स से बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता है, हाउसिंग लोन में है, कई सारे रियल एस्टेट में है वगैरह वगैरह। इन पर हमने इंडिया बुल्स का स्कैम अगर हमने सर्च किया तो इंडिया बुल्स ओन धनी ऐप लोन फ्रॉड, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। और साथ ही अगर हम देखें तो इंडिया बुल्स पुल्ड ऑफ 9,000 करोड़ स्कैम, पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन इसकी चल रही है अभी। और अक्यूज ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग 98,000 करोड़, इसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्ली मतलब एक इस पर केस चल रही है जहाँ पर आरोप है कि ग्रुप के जो चेयरमैन है समीर गहलोत और बाकी डायरेक्टर, उन्होंने जो कंपनी का पैसा है वो बाकी जगह पर घुमाया है। इसके बाद एक और चेकलिस्ट आएगी, वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कितना चांसेस है कि ये न्यूज़ सही है या नहीं। ठीक है, वो भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो आपको आगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इंडिया बुल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ दिखेगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे आरोप हैं। यहाँ पर एक और आरोप है कि 1 लाख करोड़ का इन्होंने कुछ मनी लॉन्डर किया है। और अगर हम जी एंटरटेनमेंट पर भी सेम सर्च मार के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी सर्चेस उसके रिलेटेड है। खैर अगर इसमें से अगर आप कुछ चीज़ें देखते हैं तो कुछ चीज़ें 2019 से पहले की है कि हाउ डिड इट गो ऑल दिस बैड एट जी। और अब देखिए जी की बात करें तो इन पर काफ़ी सारे ऐसे आरोप हुए हैं फ्रॉड के वगैरह, इन पर केसेस भी चल रही हैं। और काफ़ी सारी में इनको, जैसे इनका जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था वो सेबी ने पकड़ा भी है, सेबी का ऑर्डर आया है कि वो पैसा रिटर्न करो। तो इस तरह की चीज़ें कंपनी में आती रहती है। अगर आप सुभाष चंद्र का एक शो आता था, अगर आपको याद हो तो, जहाँ पर एमबीए के बच्चों को वो पढ़ाते थे, जहाँ पर वो बात करते थे एथिक्स की, बिजनेस की, वो एथिक्स की बहुत बातें करते थे। मैं भी कभी कभार सुनता था उनको। तो ऐसे में वो बताते थे कि एथिक्स, उनका एक स्टेटमेंट भी है कि आदमी को सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एथिक्स का आधार लेना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर कोई पर्सन ऐसी बातें कर रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो उनकी कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और यही फ़र्क आपको ढूंढना है। तो सिर्फ बातों पर आपको कभी भरोसा नहीं करना। देखिए एथिक्स फॉलो करने वाले लोग कभी उसकी बातें नहीं करते, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। चाहे टाटा ग्रुप के लोग हो, कभी बातें नहीं करेंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कुछ हूँ, कभी बात नहीं करेंगे। उनके पास टाइम नहीं है उन चीज़ों के लिए, ना ही वो करना भी चाहते हैं। सेम चीज़ दीपक पारिक के बारे में है, और सेम चीज़ बाकी जो लोग हैं उनके बारे में भी है कि दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, वो उनका तरीका है चीज़ें करने का। अगर आपको पसंद है तो यू कैन गो एंड एनालाइज दोज कंपनीज, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर का मामला था, इस पर अभी भी चीज़ें चली रही है, फंड डाइवर्जन और पैसा इधर उधर घुमाना, सिंह ब्रदर्स वगैरह, इन पर सेबी ने पेनल्टी लगाई थी कुछ 24 करोड़ की। और इन चीज़ों के जो सिग्नल्स है वो बहुत पहले भी आए थे, बहुत पहले से ये ब्रदर्स कुछ ऐसे ही है। जब से इन्होंने रैनबैक्सी बेची दाइची ग्रुप को, तब से ये झुलझाली कर रहे हैं। फिर दाइची ग्रुप ने इन पर आरोप लगाया कि हमें गलत चीज़ें बोल के रैनबैक्सी बेच दी इन्होंने। तो वही चीज़ अगर आप पहले ही पकड़ लेते, आपको पहले ही पता होती, तो शायद इनकी कंपनीज में लोग इन्वेस्ट ना करते और होने वाले फ्रॉड से बच जाते। शायद जो मनी डाइवर्जन के इश्यूज़ थे, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ थे, उसके बारे में जी के मतलब जो जी में हुए उसके बारे में लोगों को पता होता तो लोग वहाँ पर जाते ही नहीं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। और ये चीज़ें मैं आज भी देखता हूँ कि आज भी कई सारे लोग जी एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करते हैं बिना ये चीज़ें जाने, क्योंकि सारी ऐसी कंपनी जिन पर कई बार आरोप प्रूव भी हुए हैं, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि वो बंद हो जाती है, वो चलती रहती है, लेकिन फिर कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये हमारी पहली चेकलिस्ट बड़ी ही सिंपल है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही सिंपल है। ये आप करते रहिए, इससे आपको आधी कंपनीज यहीं पर निकल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चेकलिस्ट की तरफ। ये थोड़ी अलग है, अजीब है, अजीब आपको लगेगी, लेकिन इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ कि इसका नाम है सेकंड चेकलिस्ट का कि मैनेजमेंट मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। मैनेजमेंट को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो आई थिंक आपको डाउट रेज करना चाहिए, आपको पूरा आके डाउट रेज करने का। और आपको बता दूं कि 90 से ज़्यादा परसेंट केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाती है आगे चलकर। मेरा ये मानना है कि अगर कोई पॉलिटिक्स, कोई कंपनी का फाउंडर या कुछ है जो कंपनी चला रहे हैं और साथ में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है पता है क्या, कि अगर आपने कुछ झोलझाल किया हो तो उसे बचाने के लिए लोग पॉलिटिक्स में एंटर कर लेते हैं। ये टाइम टू टाइम हमने देखा है। या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप मतलब बहुत एफिशिएंसी उस बिजनेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जहाँ तक इंडिया में बात है तो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं कई सारे बिजनेसमैन, ये आपको पता है और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। अगला एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, सुभाष चंद्रा का ये है, जी एंटरटेनमेंट का। अब क्या है कि जी एंड एस एल ग्रुप फाउंडर सुभाष चंद्रा इन द 2016 राज्यसभा इलेक्शन ही वॉज इलेक्टेड टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हरियाणा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, और बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया था और ये राज्यसभा में इलेक्ट हो गए। तो राज्यसभा एमपी बन गए थे।
ठीक है। और फिर इन्हीं 2016 से लेकर अगले 5 सालों में क्या हुआ आपको पता है, उससे पहले क्या हुआ वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो दिस इज लाइक अगेन द रेड सिग्नल्स, इस तरह की चीज़ें आप पहले अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। ये है इंडिया बुल्स के समीर गहलोत फाउंडर, और ये है उनकी माँ कृष्णा गहलोत। और कृष्णा गहलोत भी मतलब अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है हरियाणा में, वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अमरा राजा बैटरी, आपने नाम तो सुना होगा। तो इसके जो फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है गाला जगदेव, ये भी मतलब पिछले ये भी 16 और 17 लोकसभा में ये भी 2 बार एमपी बन चुके हैं गुंटूर लोकसभा से, एंड मेंबर है तेलुगु देशम पार्टी के। अब ये कुछ ही एग्जांपल्स नहीं है, जहाँ जहाँ कुछ पॉलिटिशियन का कनेक्शन आ जाता है ना, आपको एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। विजय सिद्धार्थ, जिनके फादर इन लॉ बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए वाइल एनालाइजिंग। बाद में सीसीडी में क्या हुआ सभी को पता है, वहाँ पर भी पैसा निकाला गया बिजनेस से। देखिए इसमें अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है मिस्टर नवीन जिंदाल का, जो कि JSPL जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चलाते हैं। उनके फादर OP जिंदाल ने जिंदाल ग्रुप को फाउंड किया था। उसके बाद जो 4 भाई है इसमें बिजनेस बांटे गए। तो नवीन जिंदाल चला रहे हैं JSPL जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। बाद में कांग्रेस के MP बने 2 बार, और इसी बीच इन्होंने क्या किया, इन पर ऐसा आरोप है कि इन्होंने अपनी कंपनी के लिए कोल एलोकेशन, अपनी मतलब पावर का यूज करके कोल एलोकेशन इनको मिल गया। अब ये बाद में प्रूव हुआ कि ये गलत तरीके से इन्होंने लिया था। अब इसकी वजह से इन पर अभी केसेस चल रही है। इसी बीच अब बीच में कौन फंस गए, शेयर होल्डर्स, कि गलत तरीके से चीज़ें हो रही थी, लोगों ने फिर भी लोगों को पता नहीं था। और फिर ऐसे में हुआ ये कि कंपनी की जो शेयर प्राइस थी 2009 में 600 रुपये के आसपास, आज भी उतनी है। आप पकड़ लीजिए लगभग 14 साल हो गए इस चीज़ को। कंपनी की जो ग्रोथ है, इन्वेस्टर्स को जो पैसा मिला है वो जीरो है। दैट इज द केस ऑफ JSPL। तो मेरे हिसाब से इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता करना कि देखिए यूं ही कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाता है। जिंदाल ग्रुप इतना बड़ा है, अगर उनको सही में कुछ काम करने हैं तो वो बिना पॉलिटिक्स में जाके भी कर सकते हैं। जाना है तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आप 99% ही पकड़े, 100 में से एक आधी कोई होगा जो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा उस चीज़ का। अदरवाइज या तो आप बचोगे, किसी कोई आपने गलत चीज़ की है, फ्रॉड किया, तो उसे बचने के लिए पॉलिटिक्स में जाएंगे, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने हैं उसके लिए, आपकी कंपनी के लिए, उसके लिए आप जाओगे। 2 में से एक चीज़ होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए बेटर है कि अगर कोई कंपनी के जो फाउंडर वगैरह है पॉलिटिक्स से जुड़े, बेटर है दूर ही रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह की गड़बड़, मतलब मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल दे दूंगा, बट आई थिंक दीज आर सफिशिएंट 5-6 एग्जांपल्स। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चेकलिस्ट की तरफ। नेक्स्ट चेकलिस्ट हमारी है कि मैनेजमेंट मस्ट नॉट हैव प्ले शेयर्स। मतलब क्या है कि देखिए 20-30% के प्ले शेयर्स हो तो ठीक है। आप बोलेंगे प्ले शेयर्स क्यों और क्या, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए प्ले शेयर्स मतलब क्या कि अगर किसी फाउंडर को, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मान लेते फिनोशंस के मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं अगर वो शेयर्स बैंक के पास गिरवी रखता हूँ, मान लेते लिस्टेड कंपनी फिनोशंस, मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि ये प्राइस चल रही है, मैं अपने 20% शेयर गिरवी रखता हूँ आपके पास, उसके बदले में लोन दो। बैंक उसके बदले में जो कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके अनुसार लोन देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्ले शेयर्स रखते हो तो 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो शेयर बैंक के पास चले जाएंगे, फिर बैंक क्या किसको भी उसे बेच देगी, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो कई बार अगर प्ले शेयर जो फाउंडर के वो बहुत ज़्यादा है तो ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पैसों की कमी है, या फिर चीज़ें एफिशिएंटली नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से ना जो प्ले शेयर्स है ना वो एक ट्रैप है। अब आप कहेंगे कैसा ट्रैप, उसे मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है, आपकी कंपनी का मान लीजिए मार्केट शेयर चल रहा है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है आपकी कंपनी का। मान लेते हैं कि 1000 करोड़ में से 500 करोड़ के शेयर्स आपके पास है, यानी 50% ओनरशिप आपके पास है। अब आप क्या करते हो, 500 करोड़ के शेयर्स गिरवी रखते हो बैंक के पास, ठीक है। तो इसके बदले में बैंक आपको 500 करोड़ तो नहीं, 400 करोड़ 350 करोड़ का लोन दे देगी। अब होगा क्या कि अगर आपकी कंपनी की शेयर प्राइस गिरती है तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप अब 1000 करोड़ से अचानक से कम हो जाता है और 600 करोड़ पे आ जाता है या 500 करोड़ पे आ जाता है। तो ऐसे में जो आपके 50% है, 500 करोड़ थी उसकी वैल्यू, वो तो अब पूरी कंपनी की वैल्यू आज 500 करोड़ हो गई है। तो आपके 50% की वैल्यू कितनी हुई, 250 करोड़ रुपए। तो बैंक कहेगी कि हमने तो ज्यादा का लोन दिया तुम्हें, 350-400 करोड़ का, तुम्हारी जो स्टेक की वैल्यू तो 250 करोड़ है सर, एक काम करो तुम और शेयर दो। तो इस तरह से क्या है कि आपसे और शेयर डिमांड किए जाएंगे और आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो शुरुआत में क्या करते हैं लोग, 20%, मान लेते हैं कि 20% ही अपने शेयर गिरवी रखे, शेयर प्राइस गिर गई तो उनको 22%, 23%, 25% इस तरह से शेयर्स और गिरवी रखे जाते हैं, और वो जितना शेयर्स आप गिरवी रखेंगे आप ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। देखिए अगर कोई भी सेंसिबल बिजनेसमैन है तो उसकी यहाँ तक बात ही नहीं आनी चाहिए। आप ऑलरेडी कंपनी से प्रॉफिटेबल है तो डिविडेंड ले रहे हो, आप शेयर बायबैक ले रहे हो, आप तमाम आपको बेनिफिट्स बाकी मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखने पड़ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। तो इसलिए कोई भी कंपनी जिसमें जो प्ले शेयर्स है दैट इज मोर देन 30%, आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए। एनीथिंग मोर देन 30 कैन बी इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड वेल्थ ऑल्सो, बिकॉज आपकी वेल्थ में शेयर प्राइस गिर जाएगी तो आपको थोड़ा टेंशन भी आ जाएगा। तो दिस इज लाइक अगर वो ज़्यादा होता है प्ले शेयर्स तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लिए, आपके पैसों के लिए, हेल्थ वेल्थ दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। जैसे ये कंपनी इनकी पिछले टाइम में काफ़ी सारी न्यूज़ चलती रहती है, वेदांता ग्रुप। तो वेदांता की अगर बात करें तो इनके जो फाउंडर्स है, प्रमोटर्स हैं, अनिल अग्रवाल, इन्होंने अगर हम देखें कि कितने % शेयर्स इन्होंने प्लेज रखे हैं, प्लेज शेयर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनर पे काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। प्लेज्ड यहाँ पे आ गया, प्लेज परसेंटेज, हाँ ये आ गया। तो इन्होंने अपने जो वेदांता के फाउंडर हैं, इन्होंने अपने 100% शेयर प्लेज करके रख दिए पूरे के पूरे, ठीक है। बैंक के पास गिरवी है। आई थिंक दिस इज बिग बिग रेड फ्लैग। आगे चल के और भी इस कंपनी का एनालिसिस करिए, आपको और भी रेड फ्लैग मिलेंगे। तो सेम चीज़ अगर एक कई सारी कंपनीज हैं जैसे कामत होटल्स हैं, इनका भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनका भी प्ले शेयर्स है, इनका 88.9% है।
तो ऐसी कई सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। तो अगर किसी का 30% से भी ज़्यादा है तो आप उसी टाइम उसे अवॉइड कर दीजिए। अब देखिए पहली चेकलिस्ट में हमने उन कंपनीज को हटा दिया जिन पर कोई स्कैम फ्रॉड वगैरह के आरोप है या फिर उनके मैनेजमेंट पर आरोप है। वहाँ पर आप जो कंपनी के फाउंडर्स वगैरह है उनके नाम सर्च करके भी सामने स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह सर्च करके देख सकते हो। आपको कई सारी कंपनीज वहीं पर बाहर हो जाएगी। प्ले शेयर्स बिग नो, पॉलिटिशियन से कनेक्शन या फिर वो खुद पॉलिटिक्स में है, बिग 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 नो, वेरी बिग नो। फिर नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं। चौथा हमारा जो चेकलिस्ट है वो ये है कि मैनेजमेंट का जो रिम्यूनरेशन होता है वो लिमिट में होना चाहिए। तो इस पर कंपनी एक्ट क्या कहता है आपको बता देता हूँ। कंपनी एक्ट ये कहता है कि किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो रिम्यूनरेशन है, उनकी जो सैलरी है, बाकी जो पर्क्स उनको मिल रहे हैं, दे शुड बी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की ज़्यादा से ज़्यादा 11% तक ही होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। और वहीं पर अगर कंपनी छोटी है, ग्रोइंग स्टेज में ही है, कई बार लॉस भी बुक करती है और कभी कभार ही प्रॉफिट बुक करती है, तो ऐसे में उनका जो रिम्यूनरेशन है मैनेजमेंट का वो कंपनी के 5% प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस रूल की बात करें तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो इस रूल को फॉलो करते हुए नहीं दिखती है। जैसे कि हम यहाँ पर नायका की बात कर रहे थे, तो नायका का अगर आप रिम्यूनरेशन देखते हो तो कुछ इस तरह का रिम्यूनरेशन इनका है। अब यहाँ पर फाल्गुनी नायर जो कि कंपनी के फाउंडर है, उनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए है। ये मिलियन में है तो करोड़ में मतलब 2 करोड़ आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है 21 करोड़। 21 करोड़ का अगर 10% ले तो 2.1 करोड़ के आसपास आता है, जितनी सैलरी तो अकेली फाल्गुनी नायर लेकर जा रही है। इनकी बेटी भी कंपनी में काम करती है, बेटा भी कंपनी में काम करता है। अद्वैता नायर लेकर जाती है 1.7 करोड़ की सैलरी। उसके बाद अंशित नायर उनके बेटे हैं, वो लेकर जाते हैं 37 लाख की सैलरी। तो इस तरह से अगर हम टॉप मैनेजमेंट की सैलरी अगर निकालें तो लगभग 4 करोड़ के करीब निकल कर आ रही है, जो कि कंपनी के 20% नेट प्रॉफिट के आसपास आती है। दिस इज नॉट गुड सिग्नल। मतलब क्या है ना कि आपको पैसे बनाने हैं। जैसे नासिर निकोलस तालिब कहते हैं हमेशा कि देयर शुड बी अ स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम मतलब क्या है कि मतलब कंपनी जीती तो सब लोग जीतेंगे, कंपनी हारी तो सब लोग हारेंगे, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि कई सारी जो न्यू एज कंपनीज है, मैं पेटीएम की भी बात करूँ, लॉस मेकिंग कंपनी चलती रहती है, फाउंडर की सैलरी 3 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बनाकर दे रहे हो, शेयर होल्डर्स का पैसा बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्या उससे ज्यादा आईटी कंपनीज के सीईओज की सैलरी देखो, 10-20 करोड़ के ऊपर तो इजीली चली जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप नेविले नोरोना जो कि डिमांड के सीईओ, उनकी सैलरी देखो, क्रेजी सैलरी उठाते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट में आते हैं सैलरी उठाने वाले में से। बट उस तरह के रिजल्ट्स वो दे रहे हैं, ग्रोथ भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी दे रहे हैं। यहाँ पर वो चीजें नहीं है। सो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। ये चीज आपको कहाँ पर मिलेगी? एनुअल रिपोर्ट में जाकर रिम्यूनरेशन सर्च करना है आपको। किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप पूछेंगे कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए देखिए आपको screener.in पर जाइए आप, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। जिस किसी साल का चाहिए आपको उस साल का मिल जाएगा। जैसे हमें ये नायका का चाहिए तो नायका FSN ई कॉमर्स इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाइए आप, और डॉक्यूमेंट्स में आपको ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का और जितने भी साल है, कंपनी अभी पब्लिक हुई है, अभी लिस्टिंग हुई है, इसलिए 1 साल का है। जो आप कहिए कि बहुत साल हुए ऐसी कंपनी को जो लिस्ट हुई है, उसमें आपको पिछले कई सारे सालों का एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर मिलता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनुअल रिपोर्ट पर रिडायरेक्ट कर लेंगे डाउनलोड करके। ठीक है, मैं अगर सीके वेंकटरमन की बात करूँ जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है टाइटन की, तो उनकी सैलरी है 11 करोड़ और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 30 to 100 करोड़ का। यानी अगर हम 30 to 100 करोड़ से सीईओ का रिम्यूनरेशन कंपेयर करते तो 0.3% के आसपास आता है। तो यही अगर जहाँ पर फाल्गुनी नायर 10% ले रही है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो 1% से भी बहुत कम है, तो आई थिंक ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, हैप्पीएस्ट माइंड के सीईओ सैलरी लेते हैं 1.3 करोड़ की। ठीक है, वो भी फाल्गुनी नायर से कम है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 216 करोड़ का। अगेन आप देखेंगे तो जो रिम्यूनरेशन ले रहे हैं वो 0.5% है लगभग टोटल नेट प्रॉफिट के। तो यही सारी चीजें आपको देखनी है। कई सारी न्यू एज कंपनीज में ये फंडा चलता है कि बहुत बड़ी बड़ी सैलरी रखो। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े स्टेक होते हैं, स्टेक बेच के ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे में एक डिसेंट, अगर आप नहीं बना पा रहे पैसे तो डिसेंट सैलरी होनी चाहिए, डिसेंट रिम्यूनरेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जितने पैसे आ रहे हैं घर में लेके जाने हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि रिम्यूनरेशन से ना आपको इंटेंशन पता चलता है मैनेजमेंट का, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों का आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको क्या अल्टीमेटली पता करना है, आपको पता करना है इंटेंशन, वो यहाँ से हो जाएंगे। और इसी तरह की चीजों से आप पता कर सकते हैं कि अगले दीपक पारेख कौन है, अगली फाल्गुनी नायर कौन है। ये सारी चीजें, इसी तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको बता देगी। तो ये थी हमारी चौथी चेकलिस्ट। अब बढ़ते हैं 5वीं चेकलिस्ट की तरफ कि मैनेजमेंट को अच्छा खासा बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर हम टाइटन की फॉर एग्जांपल बात करें तो जर्सी देसाई टाइटन शुरू करने से पहले 10 साल तक वहाँ पर काम कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने काम किया। भास्कर भट्ट 1982 से टाइटन से जुड़े हुए हैं, 2002 में वो कंपनी के सीईओ बने। तो कई सारी कंपनीज, दो तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। कई सारी कंपनीज क्या करती है, सरकारी कंपनी जनरली क्या करती है, अब IRCTC जो नई सीईओ है सीमा कुमार, उनको बिजनेस चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो पहले मैनेजरियल रोल पर या फिर प्रोजेक्ट मैनेज करते थे, पहले भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स उन्होंने मैनेज किए, बिजनेस चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जून महीने से उनको MD और चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन IRCTC ऐसा बिजनेस है कि किसी को भी ऊपर बिठा दिया तो भी बिजनेस चलता ही रहेगा, बिकॉज मोनोपोली उनकी चलती है ऑनलाइन टिकटिंग में। अगर मोनोपोली नहीं चलती और वो बिजनेस मोनोपोली में नहीं आता तो जरूर प्रॉब्लम हो जाती। तो लेकिन प्राइवेट कंपनी में जब इस तरह की चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होना तय होता है। इसमें आपको बता दूं कि एशियन पेंट आज इसलिए है, एशियन पेंट की ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 40-50 साल से कंपनी लगातार 17, 18, 19% की ग्रोथ दे रही है। उसका क्रेडिट इस चीज को जाता है कि कंपनी के फाउंडर्स कभी इस बात पर डटे नहीं, हम ही कंपनी चलानी है, हम ही सीईओ बनेंगे। पूरी तरह से कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। इवन दो स्टेक कुछ लोगों के पास है, जो फाउंडिंग ग्रुप जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, उनके लड़के, उनके पोते, उनके पास शेयर्स हैं, पर वो ये जिद करके नहीं बैठे। तो कई सारे ग्रुप जो होते हैं उसमें पर्टिकुलरली फैमिली चाहती है कि हम ही चलाएं। अगर आप डीमार्ट की बात करो, अवनी सुपरमार्ट्स की शेयर होल्डिंग में सारी आपको दमानी फैमिली मिलेगी। बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ बिजनेस तो सीईओ नेविल नोरोन्ना है, जो पहले HUL में काम करते थे। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि मुझे ही चलानी है चीजें। अब जैसे कि अंबानी ग्रुप में देखा हमने, धीरूभाई अंबानी के आने के बाद एक बिजनेस मुकेश अंबानी के पास गया, एक अनिल अंबानी के पास गया। अनिल अंबानी वाला नहीं चल पाया, मुकेश अंबानी का चल गया। मुकेश अंबानी का चल गया तो उसमें रिटेल बिजनेस उनकी बेटी चला रही है, बेटी हैंडल कर रही है। जियो का बिजनेस उनका बेटा हैंडल कर रहा है। तो अगेन
अब जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ खास एक्सपीरियंस उस चीज़ का है नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो टाइम ही बताएगा कि वेदर दे विल परफॉर्म और नॉट। बट ऑफ कोर्स हम ये बता सकते हैं कि उनसे बेहतर लोग मार्केट में हैं जो इस बिजनेस में जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छे से चला सकते हैं। तो शायद इन दोनों तीनों में से भी अगेन एक हाथ कोई अच्छा चलाएगा, एक हाथ नहीं चलाएगा। तो लेकिन ये हम क्लियरली अभी इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन लोगों को उतना एक्सपीरियंस है नहीं उस बिजनेस चलाने का। इसलिए जो फैमिली रन बिजनेस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जिद रहती है कि हमें ही चलाना है। टाटा ग्रुप की बात करें तो एन चंद्रशेखरन फिलहाल टाटा सन्स के हेड है। अगर आप बोले तो उनका टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ब्लड रिलेशन तो कुछ है नहीं और भी कुछ नहीं है, बट वो कर रहे बिकॉज प्रोफेशनली मैनेज्ड उन्हें करना है कि जब तक उन्हें लगा कि हाँ हमारे पास जेआरडी टाटा थे, उससे पहले सर रतन टाटा थे, दोराब जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा थे, उसके बाद अभी रतन टाटा भी थे। जब तक टाटा फैमिली में कोई था कि ऐसा पर्सन जो चला सके तब तक ठीक था। अब उनको लग रहा है कि नहीं है, तो बी प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो ये क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ें देखने की जो पर्सन बिजनेस चला रहा है क्या उनको उस चीज़ का नॉलेज है या नहीं। अभी टाइटन के भास्कर भट्ट के बाद सी के वेंकटरमन कंपनी के सीईओ बने हैं, वो भी पिछले कई सालों से टाइटन के साथ है। उस बिजनेस को उन्होंने अंदर से पूरी तरह से समझा है और देखा है। अब छठवीं चेकलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट का जो बोर्ड है वो उसमें सिर्फ फैमिलीज ना होने तो प्रॉब्लम होने लगते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस थी तो उसमें बोर्ड में धीरू भाई थे, उनके 2 लड़के थे, बाद में उन दोनों बेटों में क्लैश शुरू हो गया, फिर प्रॉब्लम्स हो गई, सब बंटवारा करना पड़ा। इस तरह की चीज़ें जब फैमिली होती है तब होती है क्योंकि कई बार फैमिली क्या करती है कि अपने फेवर में डिसीजन लेती है। तो आई थिंक वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम अविनी सुपरमार्ट्स की बात करें तो उनके बोर्ड की नजर डालें, शेयर होल्डिंग दमानी फैमिली के पास है, बट अगर हम बोर्ड की बात करें तो सिर्फ दमानी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अलग अलग लोग आपको दिखेंगे। देखिए किसी भी कंपनी में अगर फैमिली के पास शेयर होल्डिंग है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही लोग अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आ जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग अगर उनके हाथ में आ जाती है तो वो प्रॉब्लम है। बिकॉज जरूरी नहीं कि पूरी फैमिली की फैमिली बहुत बेटर हो डिसीजन मेकिंग में, और ऐसा बहुत रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है कि जब 2-4 भाई हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग को चलते उनके झगड़े होने लगते हैं, झगड़े होने के बाद वो बिजनेस अफेक्ट करता है, शेयर होल्डर अफेक्ट करते हैं, और ये चीज़ कई सारी कंपनीज में पाई गई है। ये कंपनी है रूपा फ्रंटलाइन की ऐड आपने शायद देखी होगी। तो इनके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते तो प्रहलाद राय अग्रवाल, उसके बाद आते हैं घनश्याम प्रसाद अग्रवाल, कुंज बिहारी अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, और ये चलते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोग अगर फैमिली केस में आते हैं बिजनेस में, तो अगर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने पॉसिबल है, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, तो ये भी एक रिस्क है। कई सारी कंपनी जो फैमिली बिजनेस उसमें सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि ये लोग कोई एक कंपनी फॉर्म करेंगे और उसको लोन दे देंगे, वो लोन फिर वापस कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी को लगेगा कि कंपनी को तो लॉस हो गया, लेकिन वो लोन फिर उस कंपनी से घुमा फिरा के प्रोमोटर की फैमिली के पास चला जाएगा। अब इससे ही मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आया, शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी का। इस कंपनी ने क्या किया, बहुत सारा लोन ले लिया और फिर वो लोन किसी एक कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। अब सामने वाली कंपनी ने इस कंपनी को लोन के पैसे दिए नहीं, बाद में जाके शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी ने उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया। बाद में पता चला कि ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी है पुनीत गोयनका की। पुनीत गोयनका कौन है, तो वो है सुभाष चंद्र गोयनका जो किसी एंटरटेनमेंट उनके लड़के। तो यहाँ पे लॉस किसका हुआ, बैंक का हुआ। अच्छा था शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लिस्टेड कंपनी नहीं थी, अगर होती तो बेचारे इन्वेस्टर्स भी उसमें फंस जाते। तो छोटी छोटी चीज़ें, पूरा बॉडी अगर फैमिली का है तो फैमिली कुछ भी कर लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक रिस्क होता है। तो अगर कोई ऐसे जैसा कंपनी जैसा बोर्ड है किसी कंपनी में, आप कहेंगे कि ये भी मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको ना अविनी सुपरमार्ट की शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ। अब इनकी शेयर होल्डिंग अगर हम देखें, इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, तो इसमें राधाकृष्ण दमानी, गोपी किशन दमानी एंड दमानी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके नाम पे भी अच्छे खासे शेयर्स हैं। तो इस तरह से प्रमोटर्स के पास ओनरशिप है 74.64%। लेकिन वहीं पर मैं अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो इसमें आपको एक ही दमानी दिखेंगे, वो है रमेश दमानी, जो कि चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इस कंपनी के, अविनी सुपरमार्ट के। उसके अलावा आपको कोई भी दमानी इस कंपनी में नहीं मिलेगा, नॉट इवन राधाकृष्ण दमानी या उनके भाई गोपी किशन दमानी। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर रहती है कि ऐसी चीज़ों में हमारी रिस्क भी कम हो जाती है कि किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह हम यहाँ पर आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि खुद फाउंडर्स या फिर जो चलाने वाले लोग हैं वो भी बाकी लोगों को चलाने दे रहे हैं। हालांकि कई सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, सिर्फ इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिजनेस ग्रोथ है, जिस हिसाब से बिजनेस चलाते हैं, वो सारी चीज़ें उनसे क्लैरिटी आती है। तो आई थिंक इस तरह की जो कंपनीज होती है उस तरह की कंपनीज को मतलब बोर्ड होना चाहिए आइडियल। अगर कोई फैमिली ओन बिजनेस है तो अगर बहुत सारे बाहर के लोग हैं तो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दिखाते एक बार। अब यहाँ पर अगर हम रिलायंस के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखें तो मोटा भाई और नीता अंबानी यहाँ पर जरूर है, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ा ही प्रोफेशनल बोर्ड आपको दिखेगा। एक्स SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है केवी कामत, जिनको लेजेंड माना जाता है बैंकिंग बिजनेस में। और मैंने जो चीज़ रिसेंटली सुनी थी वो ये थी कि अभी इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया है, और इस फाइनेंशियल बिजनेस में जो फाइनेंशियल सर्विस जिसको डीमर्ज किया रिसेंटली उसमें उन्होंने चेयरमैन बनाया है केवी कामत को। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग, जो मतलब स्मार्टेस्ट थिंग जो कोई भी बिजनेसमैन को करनी चाहिए, बिकॉज केवी कामत लेजेंडरी पर्सन है। इन्होंने ICICI बैंक को नंबर 1 की प्राइवेट बैंक बनाया था। हालांकि केवी कामत जाने के बाद चंदा कोचर CEO बनी कंपनी की ICICI बैंक की, और फिर नंबर 2 पर आ गई थी बैंक। और इसके बाद ये है हिज एक्सेलेंसी यासिर ओथमन H अल रुमायन। अगर इनकी मैं बात करूँ, ये है चेयरमैन है सऊदी अरामको की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है प्रॉफिट के हिसाब से। और तो मतलब काफ़ी, अब इनका भी रिलायंस का अगर बिजनेस देखते हैं तो आज भी जो मेनली प्रॉफिट इनका बिजनेस आता है, तो अच्छा खासा जो शेयर है वो अभी भी उनके ऑयल एंड गैस बिजनेस से ही आता है। ठीक है, रिफाइनरी बिजनेस से ही आता है। तो उन्होंने अच्छे एक्सपर्ट अपने बिजनेस में रखे हैं हर एक एंगल से। आई थिंक हर किसी भी डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज, बट दैट दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन बोर्ड में लोग हैं, क्या कुछ इनका एक्सपर्टीज रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बढ़ते हैं चेकलिस्ट के लास्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, हर एक कंपनी का ना क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट अगर आपको बताता है कि किस तरह की ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं, फिर आपको देखना है कि जो बात करे वो सही में कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अशोक सुधा है हैप्पीएस्ट माइंड्स के, वो पिछले 2-3 सालों से यही कह रहे हैं कि मैं 25% की ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और लाऊंगा, और लगभग लाते भी हैं। वहीं पर विवेक चंद सहगल है, जो कि मदरसन सुमी के चेयरमैन हैं। उनकी अगर बात करें तो उन्होंने आज तक जो चीज़ें बोली है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कौन वो है जो एग्जीक्यूशन में भरोसा रखता है और एग्जीक्यूट करके देता है। मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पर ये जो 1 साल के प्लान बनाते हैं, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस रखते हैं, उतने वो लगभग करके दिखाते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे लोग देखने हैं। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इनके कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने के लिए, इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखने के लिए। देखिए यूट्यूब पर अल्फा स्ट्रीट नाम का एक चैनल है, वहाँ पर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम सर्च कीजिए, सामने कॉन्फ्रेंस कॉल सर्च कीजिए, 3-4 कॉन्फ्रेंस कॉल सुनकर देखिए। देखिए मल्टीबैगर स्टॉक आपको ढूंढने तो साल में 2-3 ही आपको चाहिए। ऐसे में अगर आप डिटेल में जितना जाएंगे उतना बेटर आपको आइडिया आएगा। और यही चीज़ आपको कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के मिलेगी कि कौन क्या बोल रहा है। फिर आप 2 साल पहले के उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, क्या उन्होंने बोला, उन्होंने करके दिखाया। आपको जरूरी नहीं फ्यूचर की बातें करनी है, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले का भी एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 7 चीज़ें हैं, ये 7 चेकलिस्ट है जो आपको 100% चेक करनी है, बहुत डिटेल में चेक करनी है। और इनके बिना मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप अगले लेक्चर की तरफ बढ़ो भी। ये सारी चीज़ें आप चेकलिस्ट में अप्लाई करके देखो कंपनी पर, उसके बाद आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ो। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर वो आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर इंडिया में ऐसा है कि आपको ये नहीं आता तो आपको एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है गलत। और प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लोग चलाते रहते हैं। पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्र गोयनका, ऐसा नहीं कि अभी से चीज़ें बहुत टाइम से इन पर आरोप है, सेबी ने अभी इन पर कुछ एक्शंस भी ली है, लेकिन उसके बाद भी दे आर रनिंग द कंपनी एज यूजुअल। तो दैट इज आई थिंक अ प्रॉब्लम। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में बस यही है कि ऐसी कंपनी को अवॉइड करना। और ये 7 चेकलिस्ट आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको एक बैड मैनेजमेंट को अवॉइड करने में मदद करेगी। और तो फिर उसमें से जो बचेंगे उसके उनके बारे में आप थोड़ा और पढ़िए, और आर्टिकल्स उनके बारे में पढ़िए। जैसे हमने रितेश अग्रवाल के बारे में आपको बताया, बाकी लोगों के बारे में आपको बताया। तो ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो जरूर इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें रेफर कीजिए। यहाँ पर आप रेफरेंस अर्न में